हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज आप लोग का पार्ट 13 होगा। फोर्थ सेमेस्टर जनरल पेपर त्यागपत्र। शुरुआत करते हैं। प्रमोद, तुम नाराज हो गए इसलिए मैंने ऊपर अपना पता भी लिख दिया है। मैं जानती हूँ तुम आओगे, जानती हूँ मेरी पहली जगह भी तुमने खोज खबर की होगी। चिट्ठी तार तुमने क्यों दिए थे, वे सब वृथा थे। लेकिन उन बातों को छोड़ो, मुझे छोड़ो। जीवन एक परीक्षा है। कम से कम मैंने तो उसको यही बना लिया है। तुम आओगे तो आ जाना, लेकिन मुझसे किसी बात की उम्मीद न करना। जिन लोगों के बीच बसी हूँ वे समाज की जूठन है। जूठन है, और कौन जानता है कि वे जूठन होने योग्य भी नहीं है। लेकिन आखिर तो इंसान है। और यह बात जब कि उनके बीच आ पड़ी हूँ, मैं साफ देखती हूँ मैं किसी भी और बात पर जिंदा रहना नहीं चाहती। उनकी बुझती और जगती इंसानियत के भरोसे ही रहना चाहती हूँ। दर दर भटकी हूँ और मैंने सीखा है कि इन दुर्जन लोगों की सद्भावना के सिवा मेरी कुछ और पूंजी हो ही नहीं सकती। किसी और बात के लिए जीने की मुझ में अब साथ भी नहीं रह गई है। मुझको ऐसा अनुभव हो रहा है कि इन लोगों में जिन्हें दुर्जन कहा जाता है, कई तह पार कर वह भी तह रहती है कि उसको छू सको तो दूध सी सद्भावना का सोता ही फूट निकलता है। इसी से अब यह प्रतीति मेरे लिए उतनी कठिन नहीं रह गई है कि सबके अभ्यंतर में परमात्मा है। वह सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापी है। इसी से मैं अभी यहाँ से टूटकर उखड़ना नहीं चाहती। क्यों चाहूँ? कहाँ सब कुछ नहीं है? यहाँ का लाभ तुम पूछोगे, लाभ बहुत है। यहाँ किसी को यह कहने का लोभ नहीं है कि मैं सच्चरित्र हूँ। यहाँ सच्चरित्रता के अर्थ में मानव का मूल्य नहीं जाना जाता, दुर्जनता ही मानव कीमती है। यहाँ उसी हिसाब से मानव की घट बढ़ कीमत है। मैं मानती हूँ कि यही रोग है, यही भयानक जड़ता है, किंतु यही लाभदायक भी है। इस जगह आकर यह असंभव है कि कोई अपने को सच्चरित्र दिखाए, दिखाना चाहे या दिखा सके। यहाँ सदाचार का कुछ मूल्य ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है, बल्कि ऋण मूल्य है। अगर कहीं भीतर कुछ बहुत भीतर मज्जात तक में छिपा पशुता का कीड़ा है तो यहाँ वह ऊपर आ रहेगा। यहाँ छल असंभव है, जो छल की सभ्य समाज में जरूरी ही है। यहाँ तहजीब की मांग नहीं है, सभ्यता की आशा नहीं है। बेहयाई जितनी उघड़ी सामने आवे उतना यहाँ रसीली बनती है। बर्बरता को लाज का आवरण नहीं चाहिए। मनुष्य यहाँ खुलकर पशु हो सकता है, जो नहीं हो सकता उसकी मनुष्यता में बट्टा समझा जाता है। इसलिए सचरित्र दिखने वाला यहाँ नहीं टिक सकता। उसे मज्जा मज्जा तक सच्चा होना होगा, तभी खैरियत है। जो बाहर हो वही भीतर हो। भीतर पशु हो तो इस जलवायु में आकर बाहर की मनुष्यता एक क्षण नहीं ठहरेगी। मनुष्य हो तो भीतर तक मनुष्य होना होगा। कलई वाला सदाचार यहाँ खुलकर उभर रहता है। यहाँ खरा कंचन ही टिक सकता है, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं कि वह कहे कि मैं पीतल नहीं हूँ। यहाँ कंचन की मांग नहीं है, पीतल से घबराहट नहीं है। इससे भीतर पीतल रखकर ऊपर कंचन दिखने का लोभ यहाँ क्षण भर नहीं टिकता है, बल्कि यहाँ पीतल का ही मूल्य है। इसी से सोने के धैर्य की यहाँ परीक्षा है। सच्चे कंचन की पक्की परख यही होगी। यह यहाँ की कसौटी है। मैं मानती हूँ कि जो इस कसौटी पर खरा हो सकता है वही खरा है, और वही प्रभु का प्यारा हो सकता है। प्रमोद, तुम नहीं समझोगे, पर तुम न आओ तो ही अच्छा हो। तुम्हारा स्वभाव कोमल है, तुम ऊंचे विचारों में रहते हो। यहाँ कोमलता और उच्चता नहीं है, यहाँ गंदगी और जड़ता है। मैं उसमें सांस लेकर रह लेती हूँ, क्योंकि आदी हो गई हूँ। हो सकता है कि उनकी उच्च और कोमल वृत्तियाँ भी मेरी मन पड़ गई हों। जो हो, पर तुम न आओ तो ही भला है। तुम्हारा प्रेम खोना मुझे असह्य होगा। अगर अब भद्र वर्ग के लोगों में से मैं किसी को जानती हूँ तो तुम्हें जानती हूँ, न अब मुझे ही कोई जानता है। पर तुम्हारे अकेले के कारण मैं उस तमाम भद्र वर्ग को अप्रेम करने से बची हुई हूँ। प्रमोद, तुम नहीं जानते, अनजान में मैं तुम मेरी आत्मा का यह कितना बड़ा उपकार कर रहे हो। जिस समाज में तुम हो, क्या तुम्हारे रहते मैं मन में उसके लिए तिरस्कार भी ला सकती हूँ? कभी कभी वह तिरस्कार मेरे मन में जोरों से उठता है, लेकिन तुम्हारे प्रेम का स्मरण करके मैं भीगी हो आती हूँ, और मन की कटु भावना मेरे स्वास्थ्य को नष्ट कर पाती है। कटुता आती है और तुम्हारे स्पर्श से मैं उसे बल बना लेती हूँ। तुम्हारा प्रेम मुझे स्वच्छ रखता है, पर डर है कि तुम यहाँ आओ और कहीं बचा खुचा तुम्हारा प्रेम भी मेरे हाथों से जाता रहे। तब मेरा क्या हाल होगा? जीना दूभर हो जाएगा, मेरा बल गिर जाएगा, श्रद्धा थमेगी कैसे? कल्पमय ही तब सब ओर से ढकेर कर मुझे छा लेगा। तब इस जिंदगी के बीच किस एक सूत के सहारे मैं टिकूंगी?
अब तो मन को ऊंचा उठाकर साफ हवा फेफड़ों में भर लेती हूँ और इस विषाक्त वातावरण में सहज भाव से लिए चलती हूँ। वह ना रहा तब मैं कैसे टिकूंगी, मर जाऊंगी, इसका सोच नहीं है। पर जीवन की टेक हाथ से छूट गई जाएगी, यह तो बहुत बड़ा भय है। श्रद्धा के साथ मरना भी सार्थक है, पर श्रद्धा गई तो पास क्या रह गया। इसी से कहती हूँ कि तुम दूर रहो। अब जहाँ हूँ वहाँ ना आओ। जिस जगह हूँ वह जगह तुम्हारे देखने योग्य नहीं है, और तुम्हारे भरोसे मैं यहाँ की होकर भी यहाँ की नहीं हूँ। इससे तुम ना आना, ना आना। आओगे तो तुम जानो कैसे इतना बड़ा पत्र लिख गई, और क्यों नहीं जानती। यह जानती हूँ कि तुम्हारे सिवा किसी और को ये बातें नहीं लिख सकती थी, उन बातों को सोचकर समझ भी नहीं सकती थी। प्रमोद, यह असंभव न जानना कि मैं तुम्हें पुकारूं और कहूँ मुझे उबार लो। जब मेरे भीतर की श्रद्धा टूटेगी तभी मैं तुम्हें आवाज़ दे लूँगी। इस मेरे वचन पर तुम मेरे पास अभी न आना, मैं तुमसे कहती हूँ। पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। व्यथा क्यों बढ़ाऊँ, जहाँ और जिस अवस्था में मैंने बुआ को पाया उसका वर्णन देख करके दुख होता है। वर्णन नहीं करूँगा। बुआ के इस पत्र से उसका अनुमान किंचित भी नहीं किया जा सकता। जहाँ नगर की सड़ाद रहती है वहाँ वह रहती थी। अधेड़ अवस्था की वेश्याएं, बेकार मजूर, पेशेवर भिखमंगे, कानून की आंख और चंगुल से बचकर छिपे उघड़े काम करने वाले उचक्के लोगों के रहने की वह जगह थी। वह कैसे आ पड़ी। वह बीमार थी, खटिया से लगी पड़ी थी। 4-5 ऊपर के वार्डन के स्त्री पुरुष आसपास थे। उनके चेहरे पर बुआ की अवस्था के लिए आग्रह और चिंता लिखी थी। वे परेशान मालूम होते थे, पर बात वे बड़ी लापरवाही के साथ करते थे, और उन बातों के खुलेपन से जी में मानो मेरी मितली चढ़ती थी। बुआ के प्रति यद्यपि उनका आदर प्रकट था, पर उनके लिए सभी तू और इस का व्यवहार करते थे। हया शर्म वहाँ न थी, और उस बुआ की खाट के पास भी उनमें आपस में भद्दे इशारे हुए बिना न रहते थे। उन्होंने मुझ अपरिचित को बीच में पाकर हर्ष प्रकट नहीं किया, मानो मैं कोई विदेशी जंतु था, अविश्वसनीय और भयावह। यह उनमें से बहुतों को निश्चय था कि खाट पर पड़ी हुई उनकी परिचिता रोगिणी का मैं कोई पहला प्रेमी हूँ, और मैं ही उनकी इस हालत का जिम्मेदार हूँ। उन्होंने ऐसे खुलकर ये संदेह प्रकट किए कि मैं अंदर ही अंदर सिमट कर रह गया, कुछ भी न कह सका। बुआ सब सुनती थी और धीरे से सब सहती थी। कभी किसी को अभद्रता पर डपट भी देती थी, और उनकी डपट कारगर भी होती थी, लेकिन अधिकतर वह उस ओर से उदासीन रहती थी। मैंने कहा, बुआ अब चलो, बस मैं ले आने आया हूँ। कहाँ ले चलेगा, अब तो घर मेरा अपना ही रह गया है। बुआ, ब्याह हो गया, मेरी हुकूमत है, तीसरा कोई नहीं है। चलो, अब तुम्हारा ही राज रहेगा। इस बुढ़ापे में चलूँ? हाँ हाँ, बुढ़ापे में ही तो चलो। बुढ़ापे में ही तो तुम्हें आराम नहीं दे सकूँगा, तो फिर कब दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हें पक्की बात कहता हूँ कि मेरी वकालत अच्छी चल जाएगी, कोई फिक्र नहीं है। बुआ, अफसर दोस्त होते जाते हैं, मैं किसी साले की परवाह नहीं करता। बुआ चुप सुनती रही, बोली, प्रमोद, तुमने महाभारत तो पढ़ा है ना। युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए थे तो कुत्ते को नहीं छोड़े गए थे। यह बता, तेरा घर कितना बड़ा है, इन सबको ले चलेगा। ये कुत्ते नहीं है, और इनका मुझ पर बड़ा उपकार है। मैंने अपने मन को हठात थाम कर कहा, कैसी बाकी बाकी बातें करती हो बुआ। आखिर मैं कोई भी न ठहरा, देखता हूँ मैं कैसे तुम्हें नहीं ले चलूँगा। बुआ ने अविचलित भाव से मुस्कुराकर कहा, मैं कब मना करती हूँ। अच्छा, तू जरूर ले चलेगा, जरूर ले चलेगा। सुन, जरूर ही ले चलेगा। हाँ हाँ, कह तो रहा हूँ, जरूर जरूर ले चलूँगा। बुआ ने कहा, यह बता, तेरे पास बहुत रुपया है, कितना रुपया है। मैंने कहा, रुपया? बोली, जितना दे सके मुझे दे जा, फिर तो मैं तेरे घर गई बराबर हूँ कि नहीं, अब बोल। मैं आश्चर्य से उनकी ओर देखता रहा। कुछ कहने के लिए कहा, रुपए का क्या करोगी। बोली, क्या करूँगी यह तो अभी नहीं जानती हूँ, पर पहले तो तेरे चित्त का भरम मिट जाएगा कि मैं तेरी सहायता नहीं चाहती हूँ। फिर रुपया छोड़ने में तेरा अपना ही भी भला है। खूब कमा, और कमा कर सब इस गड्ढे में ला पटका कर। सुना कि नहीं, रुपए के जोर से यह नरक कुंड स्वर्ग बन सकता है। ऐसा तो मैं नहीं जानती, फिर भी रुपया कुछ न कुछ काम आ सकता है। वह बात मेरी बिल्कुल समझ में न आई। मैंने उसको टालकर कहा, चलो तुम्हें यहाँ के अस्पताल में करा दूँ। उन्होंने कहा, जो बात मैंने कही वह तेरी समझ में नहीं आई ना। चलो ठीक है। नहीं भाई, अस्पताल में क्यों जाऊँगी। मैंने बताया, अस्पताल में इंतजाम ठीक हो जाएगा, प्राइवेट वार्ड में कर दूँगा, खर्च की फिक्र
कुछ मत करो बुआ। बुआ ने बीच में टोकर कहा, लेकिन वही तो मुझे फिक्र है प्रमोद। तुम बहुत सा रुपया दे जाओ तो क्या अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में दौड़कर मैं चली जाने वाली हूँ। प्रमोद दे है, तब तक 10 बीमारियाँ लगी हैं। घबराहट किस बात की है, बात को क्यों बढ़ाऊँ। उसमें मेरी कापुरुषता बढ़ी गई हुई देखी गई। सार यही है कि मैं उनको नहीं पा सका, नहीं ला सका। पथ्य आदि की भी कोई विशेष व्यवस्था कर सका, यह भी नहीं कर सकता। एक स्थानीय परिचित वकील मित्र को 100-200 जाने रुपए कितने रुपए दे आया था और कहा आया था कि ध्यान रखना। उन्होंने ध्यान तो रखा होगा, पैसा भी खर्च होगा। सो आप लोग का ये पार्ट 13 था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।